Hello guys, this is Zoologist AK and I am here to talk on the topic regulation of gene expression in case of prokaryotes. This is my part third of this topic in which I will talk about regulation of lac operon, that is positive and negative control of lac operon, that is done by CAP catabolic activator protein and repressor molecules. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल होता है जो लैक ओपरॉन का, वो किसके थ्रू किया जाता है? ये दो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के थ्रू किया जाता है. फर्स्ट वन इज आवर रिप्रेसर मॉलिक्यूल एंड सेकेंड वन इज आवर कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन. इन दोनों रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये डीएनए पे और ये लैक ओपरॉन जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है वहाँ पे किस साइट पे जाके बाइंड करते हैं, क्योंकि दोनों ही डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है और ये कैसे बाइंड करते हैं. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ आवर लैक ओपरॉन, जिसमें यहाँ पे स्ट्रक्चर जीन दिखाई दे रहे हैं. लैक जेड जो हमारे बीटा गैलेक्टोसाइड है सिक्रेट करता है, लैक वाई जो हमारा परमी सिक्रेट करता है और लैक ए जो हमारा ट्रांस एसिटाइल है सिक्रेट करता है. और ये हमारी ऑपरेटर बाइंडिंग साइट है जो कि 21 बेस पेयर लॉन्ग होती है, जो कि यहाँ पे शॉर्ट की गई है और ये हमारी हाफ सिमेट्रिकल बेस पे प्रेजेंट होती है. और जो ऑपरेटर है इससे हमारा रिप्रेसर आके बाइंड हो जाता है. और रिप्रेसर क्या होता है? हमारा लैक आई जीन जो है वो इनकोड करता है एक रिप्रेसर प्रोटीन जो हमारा ऑपरेटर से जाके बाइंड हो जाता है. पर कैसे ये ऑपरेटर से रिप्रेसर की बाइंडिंग अफेक्ट करती है हमारे आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को प्रमोटर से? वो ऐसे अफेक्ट करती है कि जो हमारा ऑपरेटर है वो ओवरलैप करता है हमारे प्रमोटर रीजन को, और प्रमोटर हमारा वो रीजन है जहाँ से आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा और इन स्ट्रक्चरल जीन की ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा. और जो कैप साइट है यहाँ पे जो डिनोट की गई है वो है हमारी कैप बाइंडिंग साइट ऑन डीएनए मॉलिक्यूल. तो जो ये कैप बाइंडिंग साइट है ये हमारी 60 बेस पेयर अपस्ट्रीम प्रेजेंट होती है प्रमोटर रीजन से. फिर ये कैसे अफेक्ट करती है आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को? तो ये इस तरह इफेक्ट करती है कि ये आरएनए पॉलीमरेज की सीटीडी साइट पे बाइंड हो जाती है, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन से बाइंड हो जाती है और अफेक्ट करती है आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग से. तो अब हमने पढ़ लिया कि भाई जो हमारा लैक ओपरॉन है वह उसके ऊपर हमारा कैप जो कॉम्प्लेक्स है, कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स है, वो कहाँ पे जाके बाइंड करता है और जो ऑपरेटर है वो कहाँ पे जाके बाइंड करता है. अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा कैप है और जो हमारा रिप्रेसर है दोनों ही हमारे डीएनए बाइंडिंग मॉलिक्यूल हैं, तो वो कैसे हमारे डीएनए मॉलिक्यूल से जाके अटैच होते हैं और उनको रेगुलेट करते हैं. एक्सप्रेशन ऑफ दी स्ट्रक्चरल जीन वो रेगुलेट करते हैं. तो ये जो पिक्चर शो की गई है ये शो की गई है कि कैसे हमारा जो कैप है और जो हमारा रिप्रेसर है जो दोनों ही हमारे रेगुलेटरी प्रोटीन है वो कैसे डीएनए से बाइंड करते हैं. तो वो हेलिक्स टर्न हेलिक्स की फॉर्म में बाइंड करते हैं. हेलिक्स टर्न हेलिक्स में एक हेलिक्स जो होता है वो रिकॉग्नाइजेशन हेलिक्स होता है जो कि आर से शो किया गया है. तो ये जो रिकॉग्नाइज हेलिक्स होता है ये हमारा मेजर ग्रूव जो होता है डीएनए का उसमें जाके फिट हो जाता है और जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक डाउन नहीं करता. जो यहाँ पे बाहर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल या अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो उसकी बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो डीएनए मॉलिक्यूल में बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं वो डोनर्स इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी रखते हैं और करैक्टर रखते हैं. इस वजह से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो जाता है विदाउट द अनवाइंडिंग ऑफ आवर डीएनए मॉलिक्यूल. तो हमने पता कर लिया कि भाई कौन सी बाइंडिंग साइट है डीएनए मॉलिक्यूल पे जहाँ पे हमारा कैप और रिप्रेसर मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं जो कि दोनों ही रेगुलेटरी मॉलिक्यूल है और वो कैसे डीएनए से बाइंड होते हैं. अब बात आती है कि भाई कैप जो है वो पॉजिटिव कंट्रोल कैसे करता है लैक ओपरॉन का और जो हमारा जो रिप्रेसर है वो नेगेटिव कंट्रोल कैसे करता है. जो कैप होता है उसकी एक्टिविटी मेडिएट की जाती है ग्लूकोज के थ्रू. तो जो ग्लूकोज है वो यहाँ पे एक मेजर इफेक्ट क्रिएट करता है और एक मैकेनिज्म क्रिएट करता है जिसको हम कैटाबॉलिक रिप्रेशन बोलते हैं. तो कैटाबॉलिक रिप्रेशन हमारा क्या है? कैटाबॉलिक रिप्रेशन को हम ग्लूकोज इफेक्ट भी बोलते हैं. ये क्या होता है कि ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है जो आज तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है जो अफेक्ट करता है इस लैक ओपरॉन की एक्टिविटी को और इसके इंडक्शन को. जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लूकोज इंड्यूस नहीं करता है लैक ओपरॉन को और जो ई कोलाई है वो डायरेक्टली मेटाबोलाइज कर लेता है ग्लूकोज को. तो उसी इफेक्ट को हम यहाँ पे कैटाबॉलिक रिप्रेशन और ग्लूकोज इफेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि जो कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है ग्लूकोज का वो प्रिवेंट करता है एक्टिवेशन किसका? लैक ओपरॉन का बाय और जो लैक ओपरॉन है उसका एक्टिवेशन किसके थ्रू हो जाता है? लैक्टोज के थ्रू. सो दिस इफेक्ट वाज ओरिजिनली कॉल्ड एज कैटाबॉलिक रिप्रेशन.
तो जो व्हेन दिस ग्लूकोज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन, साइक्लिक एएमपी प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन इन इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल ऑफ द सेल of E. coli. So this if this cyclic AMP level is low, it will unable to bind to cap molecule, that is our regulatory protein. cap क्या है? हमारा कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, जो हमारा लेग प्रमोटर से जाके बाइंड हो जाता है। लेग प्रमोटर की दो बाइंडिंग साइट होती हैं, जो फर्स्ट है हमारी आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट, सेकंड है हमारी कैप बाइंडिंग साइट, कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंडिंग साइट। जो कैप होता है वो हमारा बाइंड करता है डाइमर की फॉर्म में, और जो हमारा रेप्रेसर होता है जो बाइंड करता है हमारे ऑपरेटर से, वो हमारे टेट्रामर की फॉर्म में बाइंड करता है। तो जो कैप है वो साइक्लिक एएमपी से बाइंड करता है और डीएनए से भी बाइंड करता है। तो उसमें अलग अलग डीएनए बाइंडिंग साइट होती है और साइक्लिक एएमपी बाइंडिंग साइट होती है, वो अलग होती है। तो जो साइक्लिक एएमपी बाइंडिंग साइट होती है उसको हम बोलते हैं CRP। C स्टैंड फॉर साइक्लिक एएमपी, R स्टैंड फॉर रिसेप्टर और P स्टैंड फॉर प्रोटीन। तो जो ये कैप प्रोटीन है वो एक क्रिप जीन के थ्रू एनकोड किया जाता है। ये जो क्रिप जीन है वो ई कोलाई के क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। तो जो कैप साइट है, तो जो ये कंसंट्रेशन है वो कैसे मेंटेन की जाती है सेल में? ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर शो किया गया है, ये हमारा स्ट्रक्चर है कैप का, जहाँ पे डीएनए बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट है और सी हेलिक्स प्रेजेंट है। पर हमें पता है कि हेल्पा टर्न हेलिक्स की फॉर्म में ही जो हमारे रेगुलेटरी मोलिक्यूल और जो एक्टिवेटर्स होते हैं वो जाके डीएनए के मेजर ग्रुप में बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो साइक्लिक एएमपी की बाइंडिंग है वो यहाँ पे H बॉन्ड क्रिएट कर रही है साइक्लिक AMP एंड T127 एंड S128, जिसकी वजह से कन्फर्मेशनल चेंज हो रहा है हमारा यहाँ पे कैप साइट में, और वो जाके हमारा डीएनए के मेजर ग्रुप में बाइंड कर रहा है। यहाँ पे जो ये साइट शो की गई है ये हमारी रिकॉग्नाइजेशन साइट है। तो अब हम पढ़ चुके हैं कि कैप कैसे जाके अपनी डीएनए बाइंडिंग साइट पे डीएनए मॉलिक्यूल में कैसे जाके वो फिट हो जाता है मेजर ग्रुप में। पर ये आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को कैसे अफेक्ट कर रहा है आरएनए प्रमोटर साइट से, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल जीन है उनका जो एक्सप्रेशन है वो रेगुलेट हो रहा है। Now a question arises, where does the activating region of this cap molecule going to attach to the RNA polymerase? तो जो ये कैप मॉलिक्यूल है ये CTD जो सब यूनिट है जो RNA पॉलीमरेज की जो अल्फा सब यूनिट है उस पर जो CTD जो रीजन प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन जो प्रेजेंट है उससे जाके बाइंड हो जाती है। और जो ये कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन होता है वो NTD से जो अमीनो टर्मिनल डोमेन है अल्फा सब यूनिट का RNA पॉलीमरेज से, उससे फ्लेक्सिबल लिंकर के थ्रू बाइंड होती है। तो जो ये CTD साइट है वो कैप से बाइंड होती है। ये कैसे आइडेंटिफाइड किया गया? ये आइडेंटिफाई किया गया म्यूटेशन के थ्रू, जो म्यूटेशन क्रिएट हुई थी RNA पॉलीमरेज में। इन म्यूटेशंस के थ्रू जो RNA पॉलीमरेज था वो कैपेबल था कि वो ट्रांसक्रिप्शन कर देगा स्ट्रक्चरल जीन का और एंजाइम सिंथेसाइज कर देगा, पर वो एक्टिवेट नहीं किया जा रहा था इस कैप मॉलिक्यूल के थ्रू। तो जो ये म्यूटेंट फॉर्म थी ये पाई गई अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में इस CTD डोमेन में, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन में, RNA पॉलीमरेज की अल्फा सब यूनिट में। तो ये जो अल्फा
CTD सब यूनिट थी और कार्बोक्सिलेमिक डोमेन थे, ये जो हैं ये जाके जो प्रमोटर साइट होती है उसकी यूपी एलिमेंट में बाइंड करते हैं, पर जो हमारी लैक ओपरॉन होता है उसमें यूपी एलिमेंट जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए ये कैप एक्टिवेटर से जाके बाइंड कर जाते हैं। और जो कैप है वो मेडिएट कर देता है ट्रांसक्रिप्शन और बूस्ट अप कर देता है ट्रांसक्रिप्शन इन स्ट्रक्चरल जीन्स का। So before understanding the mechanism of this negative and positive regulation in case of lac operon, we need to understand the inducer molecules. जो inducer molecule होता है lac operon के लिए वो एलोलैक्टोज होता है, जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। हमारा एंजाइम है जो लैक जेड जीन के थ्रू सिंथेसाइज होता है, वो लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है और एलोलैक्टोज जो है इनहिबिट कर देता है रिप्रेसर की बाइंडिंग प्रमोट ऑपरेटर से, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज इजीली प्रमोटर से बाइंड हो जाता है और सिंथेसाइज कर देता है एंजाइम्स फ्रॉम स्ट्रक्चरल जीन और ट्रांसक्राइब कर देता है स्ट्रक्चरल जीन्स को। तो जो एलोलैक्टोज है वो कैसे फॉर्म किया जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम्स के थ्रू, जबकि जो हमारा लैक ओपरॉन है वो हमारा अनइंड्यूस्ड स्टेट में है। वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो लैक ओपरॉन है वो लीकी लैक ओपरॉन है, और जिसकी वजह से कुछ स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है और आरएनए जो पॉलीमरेज है वो ईजिली बाइंड कर जाता है प्रमोटर से, तो लो अमाउंट में सिंथेसाइज हो जाता है हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसकी वजह से एलोलैक्टोज फॉर्म होता है एज एन इंड्यूसर मोलिक्यूल। बट देयर आर सम अदर सिंथेटिक मोलिक्यूल आल्सो दैट कैन एक्ट एन इंड्यूसर, फॉर एग्जाम्पल IPTG स्टैंड फॉर आइसोप्रोपाइल बीटा D1 galactopyranoside. It act as an inducer, but it is not metabolized by our E. coli. Other molecules can also act as an substrate for beta galactosidase, but not act as an inducer. For example, X-gal. It stands for 5-bromo-4-chloro-3-indole beta D galactopyranoside. When it is acted it is act and substrate molecule for beta galactosidase, then beta galactosidase degrade it and release a blue color that makes it useful as an substrate in assays or in experiments. Now let us revise this positive and negative control of lac operon quickly. As we know, negative regulator is our lac repressor and positive regulator होता है हमारा कैप, और कैप हम में बाइंडिंग साइट होती है CRP साइक्लिक एमपी रिसेप्टर प्रोटीन बाइंडिंग साइट, जहाँ पे हमारा साइक्लिक एमपी बाइंड हो जाता है और साइक्लिक एमपी और जो कैप कॉम्प्लेक्स है वो जाके प्रमोटर से बाइंड हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन को बूस्ट अप कर देता है। तो जब हमारा लैक्टोज एब्सेंट होगा और हमारा जो साइक्लिक एमपी प्रेजेंट होगा, तो साइक्लिक एमपी कैम्प कॉम्प्लेक्स तो जाके हमारा प्रमोटर से बाइंड कर जाएगा, पर लैक्टोज हमारा वो एब्सेंट है, इस वजह से वो रिप्रेसर को सप्रेस नहीं कर पाएगा, जिस वजह से जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर से जाके बाइंड हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज की जो बाइंडिंग है प्रमोटर से वो इनहिबिट हो जाएगी और इस वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन है डिफरेंट स्ट्रक्चरल जीन का वो भी इनहिबिट हो जाएगा। पर जब हमारा लैक्टोज प्रेजेंट है तो वो हमारा रिप्रेसर को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन तो हो जाता है, पर जो हमारा ग्लूकोज है वो हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हो तो साइक्लिक एमपी कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म हो पाता, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन तो होता है पर वो लेस अमाउंट में होता है और लो लेवल ट्रांसक्रिप्शन होता है। बट जब हमारा इंड्यूसर भी प्रेजेंट है, लैक्टोज भी प्रेजेंट है और हमारा साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म हो रहा है, क्योंकि हमारा जो ग्लूकोज है वो एब्सेंट है और लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, तब हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो हाई अमाउंट में होता है। ऐसा क्यों होता है? जो कैप होता है वो बाइंड करता है प्रोमोटर से और एक बैंड क्रिएट करता है 90 डिग्री का, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज इफेक्टिवली बाइंड हो जाता है और बूस्ट अप कर देता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हाई लेवल में ट्रांसक्रिप्शन होता है स्ट्रक्चरल जीन का। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अगर हमारा ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज अगर हमारा प्रेजेंट है तो साइक्लिक एएमपी कैप कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म हो पाएगा और वो कैप साइड पे नहीं बाइंड कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो लो लेवल का होगा। और लैक्टोज प्रेजेंट है तो वो सुप्रेस कर देगा रिप्रेसर को और आरएनए पॉलीमरेज इजीली बाइंड कर जाएगा हमारी प्रमोटर साइड पे और जो हमारे स्ट्रक्चर जीन है उनका एक्सप्रेशन हो जाएगा, पर वो जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो बेसल लेवल का होगा। पर अगर हमारा लैक्टोज एब्सेंट है तो वो रिप्रेसर को सुप्रेस नहीं कर सकता और रिप्रेसर हमारा ऑपरेटर से जाके बाइंड हो गया है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन हमारा इनहिबिट हो जाएगा। बट हमारा जब ग्लूकोज
अब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है तो हमारा साइक्लिक एएमपी हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी कैप कॉम्प्लेक्स जाके कैप साइड से बाइंड हो जाएगा और जो लैक्टोज है वो इनहिबिट कर देगा हमारे रिप्रेसर मोलिक्यूल को, जिसकी वजह से जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो जाके प्रमोटर से बाइंड हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन कर देगा स्ट्रक्चर जीन का, और ये हमारा हाई लेवल का ट्रांसक्रिप्शन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।